आप सभी का नर्सिंग स्कॉलर्स एम्पायर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर फिर से एक बार कंसेप्ट लॉजिक और रैशनल के साथ हम जानेंगे, नया टॉपिक पढ़ेंगे, सीखेंगे। नया टॉपिक वो है माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ बोन। दोस्तों, जब हम बोन को कट करते हैं और माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो हमें दिखाई देता है। जब हम लॉन्ग बोन का शाफ्ट काटते हैं तो उस शाफ्ट के अंदर हमें दिखाई देती है एक सेंट्रल होलो स्पेस या होलो कैविटी हमें दिखाई देती है। उसको बोला जाता है मेडुलरी कैविटी या मैरो कैविटी। यह मैरो कैविटी या मेडुलरी कैविटी भरी होती है विद द येलो बोन मैरो, और इस कैविटी के अराउंड जो वाल होती है वह बनी होती है ऑफ कॉम्पैक्ट एंड डेंस बोन। तो हम बोन के शाफ्ट को जब बीच में से काटते हैं तो हमें दिखाई देती है एक कैविटी। उस कैविटी का नाम है मैरो कैविटी या मेडुलरी कैविटी। इस मैरो कैविटी या मेडुलरी कैविटी के अराउंड जो वाल होती है वो डेंस या कॉम्पैक्ट बोन से बनी हुई होती है, और इस कैविटी में जो भरा रहता है, इस मेडुलरी कैविटी या मैरो कैविटी में भरा रहता है येलो बोन मैरो। दोस्तों, हमने जाना जो मैरो कैविटी होती है या मेडुलरी कैविटी होती है उसके अराउंड जो वाल होती है, ये जो वाल होती है वह बनी होती है ऑफ द कॉम्पैक्ट या डेंस बोन। और इस कॉम्पैक्ट या डेंस बोन से बनी इस वाल में बहुत सारे सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। वह जाते हैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम तक जाते हैं। इन स्ट्रक्चर को बोला जाता है ऑस्टियन या हैवर्सियन सिस्टम। यह ऑस्टियन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बोन। अगर आपको पूछा जाए बोन की स्ट्रक्चरल यूनिट कौन सी है तो इसका आंसर है ऑस्टियन या हैवर्सियन सिस्टम बोन की स्ट्रक्चरल यूनिट है। दोस्तों, अब जानते हैं एनाटॉमी में के बारे में ऑस्टियन की। ऑस्टियन यह क्या होता है? ऑस्टियन हमने जाना यह सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं कहाँ पे, वाल्स में, मैरो कैविटी के और मेडुलरी कैविटी के अराउंड जो वाल होते हैं उस वाल में भरे रहते हैं ऑस्टियन या सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर जो टॉप से बॉटम तक जाते हैं। एक ऑस्टियन को हम अगर बाहर ले लें तो यह ऑस्टियन में हमें दिखाई देता है। इस ऑस्टियन में एक होलो कैविटी है सेंटर में। उस ऑस्टियन के सेंट्रल में एक होलो कैविटी है, उसको बोला जाता है हैवर्सियन कैनाल। और इस होलो कैविटी के अराउंड या हैवर्सियन कैनाल के अराउंड लेयर्स पे लेयर पाई जाती है। लेयर्स पे लेयर पाई जाती है। उन लेयर्स को बोला जाता है लैमेली। यह कॉन्सेंट्रिक रिंग्स होती है होलो कैविटी के अराउंड या हैवर्सियन कैनाल के अराउंड। यह कॉन्सेंट्रिक रिंग्स पाई जाती है। जैसे एक प्याज होता है, उस प्याज पर लेयर्स पे लेयर होती है, उसी प्रकार ऑस्टियन में भी लेयर्स के ऊपर लेयर से ऊपर लेयर्स होती है। दोस्तों, हमने देखा जो ऑस्टियन था, ऑस्टियन पे लेयर्स थी। इस लेयर को लैमेली बोला गया था, और इन लैमेली लेयर्स पे ऊपर लेयर से ऊपर लेयर होती है। अगर इन लैमेली के बीच में स्पेस पाया गया, इन लैमेली के बीच में अगर स्पेस पाया जाता है तो यह नॉर्मली स्पेस नहीं होता, सारी लैमेली चिपकी हुई होती है। पर यदि कुछ जगह लैमेली के बीच में स्पेस पाया जाता है, उस स्पेस को बोला जाता है लैकुनी। जो स्पेस पाया जाता है इन बिटवीन द टू लैमेलीज या लैमेली के बीच में स्पेस पाए जाने वालों को बोलते हैं लैकुनाई। और लैकुनाई में हम प्रेजेंट होता है ऑस्टियोसाइट, और ऑस्टियोसाइट यह रेसिडेंट रहता है किसका? लैकुनाई क्या है? द स्पेस गैप बिटवीन द लैमेली। दोस्तों, अब जानते हैं ब्लड सप्लाई बोन को ब्लड सप्लाई कैसे होती है। बोन की आउटर कवर रिंग रहती है पेरिओस्टियम। जो बोन में जो आर्टरी अंदर एंटर करती है उसे बोला जाता है न्यूट्रिएंट आर्टरी। यह न्यूट्रिएंट आर्टरी पेरिओस्टियम को क्रॉस करती है और अंदर जाती है। पेरिओस्टियम को यह न्यूट्रिएंट आर्टरी जिस ओरिफिस से अंदर जाती है उस ओरिफिस को बोला जाता है न्यूट्रिएंट ओरिफिस। और जिस पाइपलाइन से यह न्यूट्रिएंट आर्टरी जिस पाइपलाइन से अंदर जाती है बोन के,
उस पाइपलाइन को बोला जाता है न्यूट्रिएंट कैनाल। तो हमने जाना जो आर्टरी जो ब्लड वेसल एंटर करती है इनटू द पेरियोस्टियम थ्रू द पेरियोस्टियम इनटू द बोन, उस आर्टरी को बोला गया है न्यूट्रिएंट आर्टरी। यह न्यूट्रिएंट आर्टरी जिस ओरिफिस से जिस ओपनिंग से अंदर जाती है उस ओपनिंग को बोला जाता है न्यूट्रिएंट ओरिफिस, और जिस पाइपलाइन से यह न्यूट्रिएंट आर्टरी जाती है इनटू द बोन उसे बोला जाता है न्यूट्रिएंट कैनल। दोस्तों जैसे ही यह न्यूट्रिएंट आर्टरी ऑस्टियोन में एंटर करती है यानी हैवर्सन सिस्टम में एंटर करती है, इस न्यूट्रिएंट आर्टरी का नाम चेंज होता है और उसे बोला जाता है हैवर्सियन ब्लड वेसल। उसे बोला जाता है हैवर्सियन ब्लड वेसल। और जैसे ही यह ब्लड वेसल या न्यूट्रिएंट ब्लड हैवर्सियन ब्लड वेसल एंटर करती है इन ऑस्टियोन थ्रू द हैवर्सियन कैनाल, यह टॉप से बॉटम तक जाती है। दोस्तों हमने जाना जो न्यूट्रिएंट आर्टरी थी वह न्यूट्रिएंट ओरिफिस के थ्रू न्यूट्रिएंट कैनाल के थ्रू ऑस्टियोन में घुस जाती है। ऑस्टियोन में जाने के बाद इस न्यूट्रिएंट आर्टरी का नाम चेंज होता है, उसे बोला जाता है हैवर्सियन वेसल्स, हैवर्सियन ब्लड वेसल्स उसे बोला जाता है। फिर अंदर जाने के बाद यह हैवर्सियन कैनाल के थ्रू टॉप से लेकर बॉटम तक लॉन्गिट्यूडनली क्रॉस करते नीचे जाती है। तो फिर यह जो हैवर्सियन वेसल होती है वह ट्रांसवर्सली हॉरिजॉन्टली दूसरे ऑस्टियोन के हैवर्सियन कैनाल से जो ब्लड हैवर्सियन वेसल्स जा रही है उनको कनेक्ट करती है। हॉरिजॉन्टली या ट्रांसवर्सली एक हैवर्सियन वेसल दूसरे हैवर्सियन वेसल को कनेक्ट करती है। इस कनेक्शन को बोला जाता है या इस ब्लड वेसल को बोला जाता है वॉल्कमन्स ब्लड वेसल्स बोला जाता है। हमने लॉन्ग बोन में जाना, लॉन्ग बोन का जो शाफ्ट होता है उसके अंदर एक कैविटी होती है। उस कैविटी को हमने बोला था मैरो कैविटी या मेडुलरी कैविटी। यदि यह लॉन्ग बोन फ्रैक्चर हो जाता है या फॉर एग्जांपल फीमर फ्रैक्चर हो जाता है या मल्टीपल ट्रोमा हो जाता है, इस कैविटी में प्रेजेंट येलो बोन मैरो जिसमें फैट या ट्राइग्लिसराइड प्रेजेंट है, बोन फ्रैक्चर होने के बाद या शाफ्ट फ्रैक्चर होने के बाद यह येलो बोन मैरो में प्रेजेंट फैट या ट्राइग्लिसराइड चली जाती है इनटू द ब्लड वेसल्स, ब्लड में चली जाती है। जब फ्रैक्चर होता है तो हैवर्सियन जो ब्लड वेसल्स होती है वह भी टूट जाती है और ब्लड बाहर निकलता है। इस बार ब्लड बाहर निकले ब्लड में यह फैट या ट्राइग्लिसराइड मिक्स हो जाता है। मिक्स होने के बाद यह कॉज करता है फैट एम्बोलिज्म। जब यह फैट एम्बोलिज्म हो जाता है या एम्बोलाई आ जाता है इनटू द हैवर्सियन ब्लड वेसल्स, यानी वो फिर यह हैवर्सियन ब्लड वेसल्स में से यह न्यूट्रिएंट वेन में चला जाता है यह पे एम्बोलाई, और फिर न्यूट्रिएंट वेन से यह एम्बोलाई फिमोरल वेन में चला जाता है। फिमोरल वेन से यह एम्बोलाई इलियाक वेन में चला जाता है। इलियाक वेन से यह एम्बोलाई इन्फीरियर वेना कावा में चला जाता है। इन्फीरियर वेना कावा से यह एम्बोलाई राइट एट्रियम में चला जाता है। राइट आर्टरी से यह एम्बोलाई राइट वेंट्रिकल में चला जाता है। राइट वेंट्रिकल से यह एम्बोलाई पल्मोनरी आर्टरी में चला जाता है। पल्मोनरी आर्टरी से यह एम्बोलाई लंग्स में चला जाता है और लंग्स में जाकर यह एम्बोलाई अटक जाता है। इसे बोला जाता है पल्मोनरी एम्बोलिज्म ड्यू टू फैट एम्बोलिज्म। यह सारी इन्फॉर्मेशन है अभी हमने जानी वो सीक्वेंस है पल्मोनरी एम्बोलिज्म कैसे कॉज होता है उसका। दोस्तों देखो कि पल्मोनरी एम्बोलिज्म जो होता है उसके कुछ जनरल सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि डिस्पनिया यानी डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, पेशेंट को एयर हंगर हो जाता है, पेशेंट ब्रीथ कर नहीं पाता। क्यों ब्रीथ कर नहीं पाता? यह एम्बोलाई जो फैट एम्बोलिज्म की वजह से पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो गया है, लंग्स में जो एम्बोलाई अटक गया है उसकी वजह से गैस से एक्सचेंज नहीं हो पा रहा, इसलिए पेशेंट को ब्रीथ नहीं आती या पेशेंट को एयर हंगर हो जाता है। पेशेंट को लगता है मैं अभी मौत मेरे पास में है, इसे बोला जाता है फीलिंग ऑफ इम्पेंडिंग डूम। यह कुछ जनरल सिम्टम्स है पल्मोनरी एम्बोलिज्म के।
दोस्तों, जो पल्मोनरी एम्बोलिज्म होता है, जो दूसरे कॉजेज़ की वजह से होता है, जैसे कि यदि क्लॉट ड्रीप वेन थ्रोम्बोसिस के थ्रू क्लॉट अगर लंग्स में आ जाता है, उससे के वजह से भी पल्मोनरी एम्बोलिज्म होता है, या ड्यूरिंग डिलीवरी एमनियोटिक फ्लूइड अगर लीक होता है, वह एमनियोटिक फ्लूइड भी चला जा सकता है इनटू द लंग्स और कॉज कर सकता है पल्मोनरी एम्बोलिज्म। यह जो दूसरे पल्मोनरी एम्बोलिज्म से और यह जो फैट एम्बोलिज्म के कारण होने वाला है पल्मोनरी एम्बोलिज्म है, इनको एक चीज़ से डिफ्रेंशिएट किया गया है। इसमें एक यूनिक सिम्टम पाया जाता है किसमें, फैट एम्बोलिज्म के द्वारा होने वाले पल्मोनरी एम्बोलिज्म में इसमें कैरेक्टरिस्टिक फीचर पाया जाता है जो अदर पल्मोनरी एम्बोलिज्म्स में पाया नहीं जाता। वह कारण क्या है? तो जो फैट एम्बोलिज्म के कारण होने वाले पल्मोनरी एम्बोलिज्म में जो जनरल सिम्टम्स हम देखें तो पल्मोनरी एम्बोलिज्म के, वो तो पाए जाते हैं, जैसे कि डिस्पनिया, ईयर हंगर, फीलिंग ऑफ इम्पेंडिंग डोम, यह सारे तो पाए जाते हैं। पर एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर पाया जाता है, पिटेची ऑन द चेस्ट। अगर टाइनी रेड स्पॉट्स पाए जाते हैं ऑन द चेस्ट, तो आप कंफर्म कर सकते हैं, यह कंफर्म करता है कि पेशेंट को फैट एम्बोलिज्म की वजह से पल्मोनरी एम्बोलिज्म हुआ है। सो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।